एंड मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम आपको वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी जो आरा में है उसका 2020 में जो बीएड का एग्जाम हुआ था, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ऑब्जेक्टिव हुआ था, समझे। तो देखिए, हम बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन ले आए जो आपका C8 है, नॉलेज एंड कैरिकुलम, उसी के क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था उसमें 40 क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का था तो 80 हो गया। आप जानते होंगे कि आपका जो C8 और C9 यानी सेकेंड ईयर में है आपका नॉलेज एंड करिकुलम और असेसमेंट फॉर लर्निंग, दोनों आपका 80-80 नंबर का मतलब थ्योरी होता है, 20-20 नंबर क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो 40-40 का ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, सबका हम लेके आएंगे। आपका C8, C9, C10 और आपका जो ऑप्शनल पेपर है और फिर आपका मेथड का, सबका हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। देखिए, एक और चीज़ है, जो एमएड का मतलब जो एमएड में एडमिशन करवाना चाहते हैं, देखिए अब आप जानते होंगे कि बिहार में अब सब जितना भी यूनिवर्सिटी है सब अब क्या कर दिया, इंट्रांस कर दिया है एमएड में एडमिशन के लिए। जैसे बीएड में आपको इंट्रांस का एग्जाम देना पड़ता है एडमिशन के लिए, वैसे ही मतलब एमएड में भी एडमिशन के लिए आपको इंट्रांस का एग्जाम देना होगा। तो ऑब्जेक्टिव मतलब बीएड से ही पूछा जाता है। आपका पेपर 1 जो कोर्स आपका फर्स्ट ईयर में जानते होंगे कोर्स 1, 2, 3 है, और आप सेकेंड ईयर में जानते हैं कोर्स 8, 9, 10 है। इसी से क्वेश्चन आता है। देखिए, जो C8A है इसी से सेम टू सेम क्वेश्चन आपका ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो एमएड में एडमिशन करवाना चाहते हैं वो भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ईयर में मतलब 2020 में पूछा हुआ था, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव। और देखिए, एक और चीज़ है कि 21 में ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव। देखिए, अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि मतलब हम ऑब्जेक्टिव ले या सब्जेक्टिव लेंगे, मतलब वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में, समझे। तो जैसे ही अपडेट आएगा, मतलब ऑफिशियल जैसे ही नोटिस कोई आएगा कि ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, तो हम आपको अपडेट करा देंगे। देखिए, एक और चीज़ बात है, देखिए आप देखते होंगे कोरोना अभी चल रहा है तो ऑब्जेक्टिव ही ले ले, लेकिन पूरा हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव ही लेगा, समझे। तो इसीलिए मतलब आप लोग ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए, पैटर्न क्वेश्चन का देख लीजिए और वीडियो पूरा देखिए। इसमें हम बताएंगे कि कोई आंसर क्या है और उसके बारे में बताएंगे, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो भी बताएंगे। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव लेगा तो वही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, समझे। तो इसीलिए पूरा वीडियो देखिए। आपका C8 का है, C9 का, C10 का सब हम लेके आएंगे और फर्स्ट ईयर का भी लेके आएंगे। फर्स्ट ईयर का जो होगा, जो कोर्स 1 से लेकर आपका 7A तक है, वो भी आपको सब हम क्लियर करा देंगे ऑब्जेक्टिव। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि कोठारी आयोग कब आया था। देखिए, आप जानते होंगे कि भारत में कोठारी आयोग था। देखिए, 1964 में इसका मतलब निर्माण किया गया था, मतलब बनाया गया था, एक कमीशन बनाया गया था और 66 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोठारी आयोग कब आया था। इंग्लिश में भी लिखा है व्हेन हैज कोठारी कमीशन कम, तो 1964 से 66 याद रखिएगा, समझे। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर होगा। लेकिन देखिए, इसके बारे में और चीज़ बताते हैं कि देखिए, कोठारी कमीशन से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोठारी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। याद रखिए, DS कोठारी, जिसका पूरा नाम है दौलत सिंह कोठारी था। आपसे क्वेश्चन मान लीजिए अगले का 21 में एग्जाम होगा, उसमें पूछ सकता है कि कोठारी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा दौलत सिंह कोठारी, उसी को DS कोठारी बोलते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोठारी आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। याद रखिएगा, कोठारी आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 17 थी, अध्यक्ष को लेकर सबको लेकर 17 थी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं, तो याद रखिएगा, तो कोठारी आयोग को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। जब भारतीय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी को बनाया गया था, तो उसी के नाम पर क्या आया है, इस आयोग का नाम क्या रखा गया, आपका कोठारी आयोग रखा गया, समझे। देखिए, तो ये आपका कोठारी आयोग से इतना क्वेश्चन पूछ देगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ ना, उसके बाद भारत में एक सबसे पहला जो आपका शिक्षा आयोग आया था, जिसका नाम था राधा कृष्णन आयोग। याद रखिएगा, जिसे हम लोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी हम लोग कहते हैं। राधा कृष्णन आयोग या इसी को हम लोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं, जिसका समय है 1948 से 1949, मतलब 1948 में ही बनाया गया था और 49 में क्या था, अपना रिपोर्ट सौंपा हुआ था। मतलब 1948 में ही बना था और 49 में क्या किया था, अपना रिपोर्ट सौंपा था। तो पूछेगा कि राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का मतलब समय कितना है, कब आया था, तो 1900 बोलिएगा 48 से 49। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बताइएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, समझे। फिर आपका एक आया था माध्यमिक शिक्षा आयोग है, उसी को मुदालियर आयोग बोलते हैं हम लोग। क्या था, माध्यमिक शिक्षा आयोग है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुदालियर आयोग, जिसका समय माना जाता है, समय है 1952 से 1953। कब माना जाता है, 1952 से 1953 माना जाता है, समझे। देखिए, इसके जो अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष का नाम था आपका लक्ष्मण मुदालियर। क्या नाम था आपका, लक्ष्मण मुदालियर। तो आपका 3 आयोग के बारे में याद रखिएगा। कौन कौन याद रखिएगा, तो आप राधा कृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, 1948 से 49। दूसरा याद आप रखिएगा आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग या इसी को हम लोग बोलते हैं मुदालियर आयोग, 1952 से 53, जिसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी जिसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण मुदालियर। और तीसरा आप याद रखिएगा कोठारी आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे, दौलत सिंह कोठारी, 1964 से 66 याद रखिएगा, समझे। आइए दूसरा क्वेश्चन कहते थे। पहले का क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहले का आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर आपका 1964 से 66।
आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि पीओए संबंधित है। देखिए पीओए का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कई इसमें। तो फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। देखिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या है, देखिए समझिएगा। देखिए जब 1986 में जब नई शिक्षा नीति बनाया गया था तो उस समय उसमें कुछ संशोधन करके 1992 में एक नई शिक्षा नीति प्रस्तुत किया गया था। उसी को हम लोग कहते हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसी को हम लोग पीओए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पीओए। कब आया था यह? 1992 में, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या था? एक मतलब 1986 में जो नई शिक्षा नीति आया था 1986 में, तो उसी में संशोधन करके, कुछ कमी था उसमें संशोधन करके एक नई शिक्षा नीति प्रस्तुत किया गया था। उसी को हम लोग कहते हैं संशोधित राष्ट्रीय नीति, जो पीओए के नाम से जानता है। पीओए कब आया था? तो 1992, याद रखिएगा। कब आया था? 1992। समझे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? दू का ए नंबर हो जाएगा। दू का क्या आंसर हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है कि शिक्षक को कौन सी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। देखिए शिक्षक का कौन सा भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, इंग्लिश में भी है कि विच रोल डज द टीचर हैव टू परफॉर्म। लिखा हुआ है दार्शनिक, दो में ऑप्शन है निर्देशक तथा मित्र, सी में ए और बी दोनों सही है, और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए आप जानते होंगे शिक्षक दार्शनिक भी होते हैं। दार्शनिक का मतलब जो चिंतन करते हैं। देखिए शिक्षक क्या होता है? चिंतन करते हैं। एक और चीज़ आप जानते होंगे कि जितने भी आप देखिएगा दार्शनिक होंगे वो बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री भी होते हैं। जैसे आप अरस्तु देख लीजिए, आप महात्मा गांधी, मतलब जितने भी आप हैं, आप कोई भी जितना भी उठाइएगा आप, कि जितना प्लेटो जितना भी है, वो बहुत बड़े क्या थे कि बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री भी थे। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। दार्शनिक और निर्देशक। और छात्र जानवे करते हैं कि अभी जो एनसीएफ 2005 में भी बोला गया है कि बच्चा मतलब जो ये टीचर है वो बच्चा क्या होना चाहिए कि मतलब फ्रेंड के जैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। मतलब ए और बी दोनों। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ए और बी दोनों। आइए अब चौथा देखते हैं कि सामाजिक अभिकरण का साधन क्या है, मतलब सामाजिकरण में कौन कौन से संस्था भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन आपको पढ़ देते हैं। देखिए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है परिवार, विद्यालय, समाज, उपयुक्त। तो देखिए तीनों भूमिका निभाते हैं, समझे? इसीलिए इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब आपका 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपयुक्त सही। मतलब 4 का क्या आंसर आपका हो जाएगा? उपयुक्त सही। मतलब कह रहा है कि सामाजिकरण अभिकरण का साधन क्या है, मतलब सामाजिकरण में सब संस्था भूमिका निभाता है। आपका परिवार भी निभाता है, विद्यालय भी करता है और समाज भी करता है। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि मतलब सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक भूमिका कौन निभाते हैं। तो प्राथमिक या मुख्य बोलेगा, प्राथमिक या मुख्य या प्रथम बोलेगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा परिवार। और इसके अलावा जो भी होगा मतलब परिवार के निकटतम सदस्य को छोड़कर जो भी पूछेगा, स्कूल बोले या मतलब स्कूल बोले, समाज बोले, या आपको खेल का मैदान, कोई चीज़ बोले, वो सब आपका द्वितीयक संस्था में आ जाएगा। समझे? इस सीटेट का भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, समझे? पूछता है सीटेट में। तो याद रखिएगा परिवार है आपका प्राथमिक या मुख्य, और ये सब जितना है आपका विद्यालय, समाज, ये सब क्या हो गया? गौण या सेकेंडरी, इसी को बोलते हैं गौण या आपका द्वितीयक हो जाएगा। और फर्स्ट को जो परिवार को प्राइमरी मतलब एजेंसी बोलते हैं। तो ये भी आपका मतलब हो गया था। तो इसीलिए चौथा का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर हो जाएगा कि सामाजिकरण अभिकरण का साधन क्या है? उपयुक्त सभी। फिर आपका अगले का क्वेश्चन है कि भाषा का रूप मुख्य रूप क्या होता है। देखिए आप जानते होंगे भाषा शाब्दिक भी होता है, भाषा मतलब अशाब्दिक होता है। जैसे हम लोग जो भाषा बोलते हैं शाब्दिक होता है, उसको लिख भी सकते हैं शब्द में, तो कह रहा है। और जो पशु सब भाषा बोलता है वो क्या होता है? अशाब्दिक होता है। तो भाषा का मेन रूप कौन है? शाब्दिक और शाब्दिक। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? 5 का सी नंबर हो जाएगा। मतलब भाषा का मुख्य रूप क्या होता है? शाब्दिक और अशाब्दिक। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? मतलब ए और बी दोनों। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा को किसका प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। देखिए आप जानते होंगे भाषा से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी संप्रेषण करते हैं, समझे? तो इसीलिए आपका आंसर क्या? बिना मतलब मान लीजिए अब गाय भैंसी में भाषा कोई मतलब भाषा नहीं है, इसलिए क्या करते हैं? अपनी आवाज़ को मतलब बता नहीं पाते हैं, संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, मतलब समझे? कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो भाषा का सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या माना जाता है? संप्रेषण माना जाता है, यानी कम्युनिकेशन माना जाता है, समझे? तो आपका 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। फिर आपका 7वां नंबर है कि पाठ्यक्रम विकास का सोपान क्या क्या है, मतलब पाठ्यक्रम विकास का सोपान कौन कौन है। तो देखिए पाठ्यक्रम विकास के कौन कौन सोपान है देख लीजिए। आपका मूल्यांकन भी होता है, पृष्ठपोषण भी होता है, उद्देश्य भी होता है। तो इसीलिए आपका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। तो 7 का आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। मतलब पाठ्यक्रम विकास के कौन कौन से सोपान है, तो आपका मूल्यांकन भी है, पृष्ठपोषण भी है, उद्देश्य या विधि भी है, और इसमें डी नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आपका 7 का क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य घटक कौन है। देखिए आप जानते होंगे जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया, जिसमें 3 घटक बताए थे। कौन कौन? तो याद रखिएगा, मतलब पूछेगा कौन शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताए थे, तो याद रखिएगा जॉन डीवी, जिसमें बताया था 3 घटक होता है। मान लीजिए यहाँ पर छात्र हम रख दिए, छात्र, शिक्षक, और यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम हो जाएगा, समझे?
पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, समझे। तो ये आपका हो गया, ये मतलब शिक्षा पूछेगा, शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य घटक कौन कौन है, तो छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर होगा। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया था, जो बाल केंद्रित शिक्षा को मतलब प्रोत्साहित करता है, समझे। और ये जॉन एडम्स थे, वो शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया था, जिसमें छात्र और शिक्षक सिर्फ बताए थे, पाठ्यक्रम नहीं बताए थे। तो वो मतलब शिक्षक केंद्रित शिक्षा था, याद रखिएगा। शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने बोला है, तो जॉन एडम्स। और शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने बोला था, जॉन डीवी। तो जॉन एडम्स बताया था, उसमें 2 था, शिक्षक और छात्र मतलब होगा द्विध्रुवीय में, और त्रिध्रुवीय में बताया था जॉन डीवी, उसमें बताए थे शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, 3 चीज, समझे। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का डी नंबर हो जाएगा। फिर आपका 9 नंबर है कि पाठ्यक्रम का मूल तत्व क्या है। देखिए आपका ऑप्शन है पाठ्य वस्तु भी पाठ्यक्रम में होता है, शिक्षण विधि भी होता है, उद्देश्य भी होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आप पाठ्यक्रम का मूल तत्व कौन कौन है, पाठ्य वस्तु भी है, शिक्षण विधि भी है, उद्देश्य भी है, इसीलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका 10 है कि पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति होती है। देखिए पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति, ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन है निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी, मतलब बना रहता है, सही बात है। विकास में कंटिन्यूटी बना रहेगा, जैसे जैसे आएगा वैसे चेंज करेंगे हम अपने। निरंतरता होगा, चक्रीय, ये भी सही है। भविष्य उन्मुखी, मतलब बच्चा के भविष्य के लिए भी होता है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक कौन है। इसमें ऑप्शन दिया है परीक्षा प्रणाली, अध्ययन समिति, सामाजिक परिवर्तन और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन क्या करते हैं, पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं, समझे। तो इसीलिए 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। फिर आपका है कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को महत्व किसने दिया था। देखिए आप जानते हैं कि आपको आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद पढ़ना था। देखिए जो पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषय को महत्व दिए थे वो थे क्या, आपके प्रकृतिवाद में ये चीज़ बताया गया है। मतलब प्रकृतिवाद में बताया गया है कि पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषय को महत्व दिया जाना चाहिए, समझे। इसके आदर्शवाद, प्रयोजनवाद पर भी क्वेश्चन है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं बता रहे, आगे हम बताएंगे। तो आप याद रखिएगा कि पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषय को सम्मिलित करने कौन वाद बोला था, तो आपका प्रकृतिवाद बोला था, याद रखिएगा। इंग्लिश में पढ़ लीजिए कि इंपोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक सब्जेक्ट इन द करिकुलम हैज गिवन बाय द नेचुरलिज्म, इसका आंसर हो जाएगा, समझे। ये 13 नंबर आपका है कि पाठ्यक्रम में व्यवसायिक विषयों को सम्मिलित किया जाता है, व्यवसायिक नहीं वोकेशनल सब्जेक्ट। तो वोकेशनल सब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया था आपका यथार्थवाद ने, यथार्थवाद यानी रियलिज्म ने। रियलिज्म में बताया गया था बच्चा को यथार्थवाद बताया, ऐसा चीज़ पढ़ाना चाहिए पाठ्यक्रम में जिससे क्या होना चाहिए कि बच्चा का मतलब आगे जाकर आपका जीविकोपार्जन के लिए अति हो जाए। याद रखिएगा पाठ्यक्रम में व्यवसायिक विषयों को सम्मिलित किया गया था यथार्थवाद में, यानी रियलिज्म में, समझे। किस में शामिल किया गया था, यथार्थवाद या रियलिज्म में, समझे। तो 13 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 14 नंबर है कि पाठ्यक्रम को अनुभव केंद्रित बनाया, मतलब पाठ्यक्रम को अनुभव केंद्रित किसने बनाया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका प्रयोजनवाद। मतलब आदर्श, मतलब जो पाठ्यक्रम, जो पाठ्य वस्तु को अनुभव केंद्रित बनाया किसने, तो प्रयोजनवाद, यानी एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम वाज मेड बाय प्रैग्मेटिज्म। मतलब प्रैग्मेटिज्म ने क्या बनाया था, पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु को अनुभव केंद्रित बताया था, समझे। तो 14 का क्या हो जाएगा आपका, 1 नंबर हो जाएगा। फिर 15 नंबर है कि पाठ्यक्रम को छात्र केंद्रित बताया है। तो पाठ्यक्रम को जो छात्र केंद्रित बताया गया है वो आपको बताया गया है किसके द्वारा, तो आपके प्रकृतिवाद द्वारा, कि मतलब बाल केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित होना चाहिए, समझे। कि चाइल्ड सेंटर करिकुलम वाज मेड बाय नेचुरलिज्म, इसका आंसर बी हो जाएगा, समझे। तो आप याद रखिएगा कि जो यथार्थवाद है वो व्यवसायिक विषयों को सम्मिलित करने के बल दिया था। आपका जो नेचुरलिज्म है यानी प्रकृतिवाद है वो आपके मतलब बाल केंद्रित शिक्षा पर, और उसके बाद क्या क्या था कि वैज्ञानिक विषयों को समायोजन पर बल दिया था। आपका प्रयोजनवाद है वो अनुभव केंद्रित पर बल दिया था। ये सब याद रखिएगा आप, समझे। अब देखिए फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसने प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया था। देखिए जो प्रश्नोत्तर विधि का जो विकास किया था तो वो मतलब इंग्लिश में पढ़ते थे हु डेवलप्ड द क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। तो इसके जो मतलब विकास किए थे उनका नाम था सुकरात था, मतलब जो प्रश्नोत्तर विधि का अति किए हुए थे, समझे। देखिए फ्रोवेल ने किंडरगार्टन पर मतलब स्कूल खोला था, जो जिस स्कूल को हम बच्चों के बगीचा के नाम से भी जानते हैं, समझे। आइए अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि व्याख्यान विधि किसने दिया था। मतलब 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्याख्यान विधि दिया गया था। देखिए आदर्शवाद में लेक्चर मेथड दिया गया था। आदर्शवाद में कौन मेथड दिया गया था, तो आपके लेक्चर मेथड दिया था, याद रखिए। 7 के क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं अगले का आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान है। देखिए पाठ्यक्रम निर्माण के 5 सोपान होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं हम बताते हैं। पहले यहाँ पर 5 सोपान हो गए। पाठ्यक्रम निर्माण के कितने सोपान है, तो 5 सोपान है। ये कौन कौन है देखते हैं। देखिए तो 18 का बी नंबर हो जाएगा। देखिए कौन कौन सोपान है ये हम आपको बताते हैं। देखिए
पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन सोपान है देख लीजिए 5। पहला आपका सोपान है कि शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान, दूसरा है आपका शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, तीसरा है विषय वस्तु का चयन एवं संगठन, चौथा है आपका अधिगम अनुभवों का चयन एवं संगठन, और पांचवा आपका मूल्यांकन। तो यही 5 है पाठ्यक्रम विकास के सोपान है। यही मतलब पहला है शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान, दूसरा है शैक्षिक उद्देश्यों की निर्धारण, तीसरा है विषय वस्तु का चयन एवं संगठन, चौथा है अधिगम अनुभवों का चयन एवं संगठन, और पांचवा है मूल्यांकन। आइए अब 18 के बाद देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य है। देखिए शिक्षा का उद्देश्य जो ये बताए थे, ब्लूम बताए हुए थे कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो ज्ञानात्मक भी होता है, आपका भावात्मक भी होता है, क्रियात्मक भी होता है। इसीलिए ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 19 का डी नंबर हो जाएगा। मतलब जो ब्लूम एक मनोवैज्ञानिक थे वो बताए थे शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए रचनात्मक भी होना, ज्ञानात्मक भी होना चाहिए, भावात्मक भी होना चाहिए, क्रियात्मक यानी कॉग्निटिव भी होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए, साइकोमोटर भी होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 का डी नंबर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन है 20 में ज्ञानात्मक क्षेत्र के प्रकार है। देखिए ज्ञानात्मक क्षेत्र के प्रकार 6 होते हैं। देखिए ये ब्लूम नहीं दिए थे, ज्ञानात्मक क्षेत्र कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन प्रकार है, इंग्लिश में लिखा है द टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन आर, तो 6 कितने हैं, तो 6 है। देखिए कौन कौन होते हैं आइए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ब्लूम ज्ञानात्मक क्षेत्र उन उद्देश्यों को समावित करता है जो ज्ञान के पुनः स्मरण तथा प्रत्यभिज्ञान तथा मानसिक योग्यताओं के विकास से संबंधित। देखिए कौन कौन आपका ज्ञान का ज्ञानात्मक क्षेत्र है। देखिए पहला आपका है नॉलेज है यानी ज्ञान है, दूसरा का बोध है, तीसरा का प्रयोग है, चौथा विश्लेषण है, पांचवा आपका संश्लेषण है, और छठा मूल्यांकन है। समझे, तो ये 6 आपका क्या हो गया कि ज्ञानात्मक क्षेत्र है। कौन कौन है, तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। समझे, तो आपका ये हो गया। आइए अब क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, तो ये आपका 20 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ज्ञानात्मक क्षेत्र के प्रकार है तो 6, आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 का बी नंबर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण का स्तर होता है। देखिए शिक्षण का जो स्तर होता है बौद्ध स्तर भी होता है, स्मृति स्तर भी होता है और चिंतन स्तर भी होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। बौद्ध स्तर भी होता है, स्मृति स्तर भी और चिंतन स्तर। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिक्षण का स्तर है, इसमें आपका ऑप्शन छाट दे, कहेगा शिक्षण का स्तर कौन इसमें से नहीं है। समझे, तो इसमें से बौद्ध स्तर, स्मृति स्तर, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपका पुनर्बलन दे दिया। समझे, तो ऐसा टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा 3 स्तर कौन कौन होता है, बौद्ध स्तर, स्मृति स्तर और चिंतन स्तर। समझे, फिर अगले का क्वेश्चन है कि प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि कौन है। देखिए प्रजातांत्रिक जो शिक्षण विधि होता है वो योजना विधि, जो इंग्लिश में हम लोग उसको प्रोजेक्ट मेथड करते हैं। मतलब जो प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि कौन है, योजना विधि, जिसे इंग्लिश में प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। फिर आपका अगले का क्वेश्चन है कि अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीय परिचर्या प्रारूप दिया गया था, यानी इंग्लिश पढ़ देते हैं कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन वाज गिवन बाय। तो देखिए इसका दिया था आपका एनसीटी दिया हुआ था। कौन दिया था, आपका एनसीटी दिया था, याद रखिएगा एनसीटी दिया हुआ था, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर। पूछ सकता है एग्जाम में कि एनसीटी का फुल फॉर्म लिखिए, तो क्या बोलिएगा, नेशनल कैरिकुलम, एनसीटी का फुल फॉर्म बताइएगा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन। समझे, देखिए इसका स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था, 1995 ईस्वी में हुआ था। और जो आपका ई है एनसीईआरटी है, इसका स्थापना 1961 में हुआ था। समझे, तो याद रखिएगा। समझे, 1961 में आपका एनसीईआरटी का स्थापना हुआ था। फिर आपका अगले का क्वेश्चन है कि एनसीईटी की स्थापना कब हुई थी। देखिए अभी बताया एनसीटी की स्थापना कब हुआ था, तो 1995 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1995 ईस्वी में हुआ था। फिर आपका अगले का क्वेश्चन है कि 8+4+3 का शिक्षा का पैटर्न दिया था। देखिए आप जानते होंगे कि 1964-66 में जब कोठारी आयोग बना तो उसी समय उसी के सुझाव पर भारत का पहला शिक्षा नीति आया 1968। उसका जो अथी था तो क्या था आपके, मतलब उसमें शिक्षा का पैटर्न क्या था आपका 10+2+3। समझे, लेकिन जब 1977 ईस्वी में, मतलब जब जनता पार्टी के नेतृत्व में, मतलब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी का सरकार बनाया तो एक नई शिक्षा नीति का मतलब सोचा के लिए आते हैं, जिसे हम लोग एनपी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, मतलब एनपी है, मतलब नई शिक्षा नीति बोलते हैं इंग्लिश में। एनपी 1979 आया, कितना आया, 1979 आया। तो वही क्या दिया था, सुझाव दिया था कि 8+, वही सुझाव दिया था, मतलब जो आपका एनपी 1979 है वही सुझाव आपका क्या दिया था, तो
वही सुझाव दिया था आपका 8 + 4 + 3 मतलब 8वां तक, मतलब 8वां का बोर्ड होगा, फिर 4 साल का एकदम 12th होगा, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन होगा, ऐसे मतलब दिया हुआ। लेकिन ये ज़्यादा देखिए आप जानते होंगे जनता पार्टी की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चला, इसीलिए ये चीज़ उतना मतलब धरातल पर नहीं आ पाया आपका कौन NPE 1979। तो जो 8 + 4 + 3 का जो शिक्षा का पैटर्न दिया था वो कौन दिया था आपका NPE 1979 दिया हुआ था, समझे। तो ये आपका NPE 1979 मतलब आपका NEP 1979 इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, समझे। आइए अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्धकालीन शिक्षा में छात्र को क्या कहा जाता था। मतलब देखिए बौद्धकालीन शिक्षा मतलब बौद्ध काल में जब जो कोई विद्यार्थी जब शिक्षा ग्रहण करने जाता था तो उसको क्या कहा जाता है। देखिए उसको हम लोग सामनेर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सामनेर कहते हैं। देखिए बहुत आदमी भिक्षु कहेंगे। देखिए भिक्षु का मतलब भी हम बताएंगे क्या होता है। देखिए सामनेर क्या होता है कि देखिए बच्चा जब सब पहले बार जाता है जब अथी में पढ़ने बौद्ध के अथी में मठ में, तो वहाँ पर बच्चा को मतलब माथा उथा छिलवा के कौन एक संस्कार होता है, मतलब जैसे यहाँ उपनयन या हम लोग जनेऊ जो बोलते हैं, तो वैसे ही एक संस्कार वहाँ पर होता था। उसको फिर मतलब माथा उथा छिलवा कर पीला कपड़ा पहना कर और फिर उसमें एंट्री दिया जाता था, समझे। जब बच्चा वहाँ पर एंट्री ले लेता था तो वहाँ पर उसको क्या होता था, तब उसको हम लोग सामनेर बोलते थे, समझे। जब बच्चा पूरा शिक्षा ग्रहण कर लेता था, अब बच्चा मान लीजिए अब बच्चा पूरा शिक्षा ग्रहण कर लिया और जब वह मतलब अपना व्यक्तिगत जीवन या जो व्यवहारिक जीवन मतलब अति व्यतीत करे या जो नहीं व्यतीत करता था वह भिक्षु की तरह अपना मतलब गुरु को मानकर ज्ञान की प्राप्ति करता था, उसको हम लोग भिक्षु कहते थे, समझे। तो कह रहा है कि बौद्धकालीन शिक्षा में छात्र को क्या कहा जाता था, तो उसको सामनेर कहते हैं। अब भिक्षु उसे कहते हैं जो पूरा शिक्षा प्राप्त करके और जब अपने ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए या गुरु की प्राप्ति करने जब अथी बनता है तो उसको हम लोग भिक्षु कहते थे। इसका आपका आंसर 26 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा सामनेर, समझे। तो 26 का क्या आपका हो जाएगा? सामनेर। फिर आपका क्वेश्चन है कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकाल में उच्च शिक्षा का केंद्र क्या था। मतलब मध्यकाल करने का मतलब जो मुस्लिम का जो काल था, भारत में मुस्लिम काल था पूरा मध्यकाल, तो इसमें जो आपका उच्च शिक्षा का जो केंद्र था उसे हम लोग मदरसा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मदरसा कहते हैं, समझे। आइए अगले का देखते हैं। क्वेश्चन है 28 नंबर कि 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संदर्भगत दक्षता से आपका क्या तात्पर्य है। तो कह रहा है पहला ऑप्शन है उदाहरण स्वरूप किसी महान घटना का संदर्भ देना, दूसरा है कि पुस्तक का संदर्भ देना, तीसरा है आधारभूत प्रत्यय मतलब संप्रदाय दिया हुआ है, आधारभूत संप्रदायों को स्पष्ट करना, चौथा है सामाजिक स्थिति का वर्णन करता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 28 का आपका कौन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा कि एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब कह रहा है कि जो संदर्भगत दक्षता से तात्पर्य है कि आधारभूत संप्रदायों को स्पष्ट करना, समझे। तो 28 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 28 क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा। 29 दिया हुआ है कि अध्यापक की संप्रेषण प्रभावशीलता होती है, क्या होती है? तो पहला ऑप्शन उसकी योग्यता से, अधिगम के प्रचुरता से, समाज की संस्कृति से, विचारशीलता से। तो इसका आंसर आपका भी हो जाएगा कि आप अच्छा पढ़ाइएगा तब ना आपका प्रभावशीलता संप्रेषण का प्रभावशीलता होगा। यानी अधिगम के प्रचुरता से मतलब इज रिस्पॉन्स ऑफ लर्निंग, मतलब अच्छा से पढ़ाइएगा तभी आपका संप्रेषण प्रभावशीलता होगा। अधिगम के प्रत्युत्तर से, समझे, प्रत्युत्तर से, समझे। तो आपका 29 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि विषय वस्तु संबंधित दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अध्यापक को अच्छा अधिगम करता हो, आदर्श शिक्षक हो, संप्रेषण गुण रखता हो, और चौथा आपका है मूलभूत मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध। कह रहा है कि विषय वस्तु संबंधित दक्षता प्राप्त करने के लिए मतलब कैसे, मतलब देखिए एक चीज़ कहा जाता है कि देखिए आपको पढ़ाने के लिए आपको पढ़ के भी आना होगा। जैसे 1 घंटा पढ़ाना है तो आपको 4 घंटा पढ़ के आना होगा, तभी आप अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि विषय वस्तु संबंधित दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अध्यापक अच्छी अधिगम करता हो, मतलब अच्छा से पढ़ने वाला हो, सीखने वाला हो। अधिगम करता हो मतलब क्या होता है कि अच्छा सीखने वाला हो, मतलब अधिगम करता का मतलब क्या होता है कि अच्छा सीखने वाला। आप अच्छा सीख पाइएगा तब ना आप बच्चा को बहुत अच्छा से पढ़ा पाइएगा। तो वही क्वेश्चन है कि विषय वस्तु संबंधित दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक अच्छा अधिगम करता हो, मतलब बी ए गुड लर्नर, मतलब अच्छा सीखेगा तब ना बच्चा को। देखिए एक और चीज़ क्या है, जो मतलब टीचर सीखने का गुण उसमें खत्म हो गया, वो मतलब नहीं सीखना चाहता है, तो वो अच्छा शिक्षक कबो नहीं बन सकता है, समझे। तो वही कहा जा रहा है कि जिसमें जो टीचर में सीखने का गुण होता है वही अच्छा शिक्षक बनता था। 30 का आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि DIET मतलब डाइट का पूरा नाम बताया। देखिए आप जानते होंगे जितना भी आपका DLED कराता है सरकारी मतलब जो गवर्नमेंट जो अथी है संस्था बोल सकते हैं या कॉलेज है, तो वो डाइट होता है। डाइट यानी फुल फॉर्म उसका होता है, सब डिस्ट्रिक्ट में एक होगा
मतलब डिस्ट्रिक्ट में मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, तो मतलब डिस्ट्रिक्ट के मतलब अथी होता है, तो इसका फुल फॉर्म है डाइट का डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मतलब इसका फुल फॉर्म होता है डाइट का क्या, कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब डाइट का फुल फॉर्म होता है। मुजफ्फरपुर में देखिएगा आपका पताही में डाइट है, आपका चंद्रवाड़ा में डाइट है, मोतिहारी में आएगा तो आपका यहाँ पर मिल जाएगा क्या बोलते हैं, जो बस स्टैंड है आपका उसी के बगल में है, मोतिहारी बस स्टैंड के बगल में डाइट है, समझे। छतौनी में जिस छतौनी है, फिर आप जहाँ जाइएगा वहाँ पर आपको डाइट मिल जाएगा। अभी यूपी में जहाँ भी जाइए मतलब वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, डाइट मिल जाएगा। तो वही डाइट का फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, समझे। आइए आप देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए वो चीज़ बताते हैं आपसे, क्वेश्चन बोले थे ना कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए पूछ ही दिया है यहाँ पर, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, लक्ष्मण मुदालियर है। तो आपका 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। 32 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। राधा कृष्णन कौन थे, तो ये राधा कृष्णन आयोग या आपके जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग थे उसके अध्यक्ष थे, समझे। तो जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके, तो लक्ष्मण मुदालियर। इसका जो माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो समय था, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग का समय था कब था, 1952 से 53, याद रखिएगा कब था, 1952 से 53। देखिए कोठारी कमीशन तो आपको बता ही दिया है 1964 से 66, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डीएस कोठारी। और आपका राधा कृष्णन आयोग का समय क्या था, 1948 से 1949, कब था, 1948 से 1949, समझे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन आगे का है 33 नंबर कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए। देखिए पहले हम बताए हैं, देखिए क्वेश्चन वही आ गया। प्रोग्राम ऑफ एक्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस वर्ष से संबंधित है, तो ये बोले थे 1992 में आया था, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 1952, मतलब संशोधित करके 1986 का नई शिक्षा नीति था 1986 का, उसी को संशोधित करके उसमें कुछ कमी था उसे संशोधित करके 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से आया था, जिसे हम लोग 1952 में। तो वही पूछ रहा है कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस वर्ष संबंधित है, 1992 से, समझे। तो क्या हो जाएगा 1992 आपका 33 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका है 34 नंबर आपका है कि मूल्यांकन में किस पर बल दिया था। ऑप्शन है परिणाम पर, गुण या विशेषता पर, सी ऑप्शन है मूल निर्धारण पर, चौथा है मात्रा मूल और मूल्य, मात्रा मूल गुण तथा मूल्य पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सभी पर ध्यान दिया जाता है, मात्रा पर भी दिया जाता है, गुण पर भी ध्यान दिया जाता है और आपके मूल्य पर ध्यान दिया जाता है। तो आपके 34 का क्या हो जाएगा, आपके डी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर आपका है वाचन के प्रकार होते हैं। देखिए वाचन जो होता है आपका मौन भी वाचन होता है, स्वर वचन, मतलब हम बोल के भी पढ़ते हैं और चुपे चाप पढ़ते हैं। तो इसीलिए आपका इसका 35 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। 35 क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ योजना के प्रारूप में उद्देश्य कथन किस पद के बाद आता है। देखिए आप जानते होंगे कि देखिए लेसन प्लान का हम वीडियो बहुत अच्छा डाले हुए हैं, आप देखिएगा पूरा वीडियो देख लीजिएगा लेसन प्लान का। हम बोलते हैं कि जिंदगी में कभी लेसन प्लान से आपको दिक्कत नहीं होगा, समझे। तो देखिए लेसन प्लान में जब उद्देश्य कथन कब लिखते हैं, जब हम अपना क्या करते हैं, प्रस्तावना देते हैं, प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं, उद्देश्य कथन के बाद तब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, समझे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका प्रस्तावना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना से पहले पूर्व ज्ञान रहता है, पुनरावृत्ति बाद में होता है। जब हम प्रस्तुतिकरण कर देते हैं तब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पुनरावृत्ति करते हैं, समझे। तो आपका कह रहा है कि पाठ योजना के प्रारूप में उद्देश्य कथन किस पद के बाद आता है, उद्देश्य कथन किस, सॉरी क्या क्वेश्चन है कि पाठ योजना के प्रारूप में उद्देश्य कथन किस पद के बाद आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना के बाद, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद आता है, समझे। वही कहता है कि उद्देश्य कथन के बाद कौन आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रस्तुतिकरण होता था, मतलब प्रेजेंटेशन हो जाता है, समझे। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, पाठ योजना प्रारूप में उद्देश्य कथन किस पद के बाद आता था, प्रस्तावना के बाद आता था। आंसर ही आपका 36 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, 36 का क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गृह पाठशाला विधि कौन से काल के अंतर्गत आता है। देखिए प्राचीन काल का शिक्षा है गुरु गृह पाठशाला विधि, समझे। कि मतलब जो कोई भी बच्चा पढ़ने जाता था वो गुरु के गृह में पढ़ने जाता था, गुरु का जहाँ घर रहता था वहीं पर जाकर पढ़ता था। यह प्राचीन काल की शिक्षा, मतलब शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो आपका 37 का ए नंबर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक पदार्थ किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है। देखिए जो वास्तविक पदार्थ है ना वो आपके मतलब दृश्य, मतलब देखिएगा कोई चीज़ तब ना वास्तविक रूप से आप देख रहे हैं। वास्तविक मतलब करने का मतलब विजुअली, मतलब रियल ऑब्जेक्ट कब देखिएगा, सुन के तो देख नहीं सकते, आप उसको क्या कीजिएगा कि देखिएगा। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, 38 का आपका बी नंबर हो जाएगा। दृश्य मतलब विजुअल जब देखते हैं तो वही हमको वास्तविक मतलब उसका पता चलता है। तो आपका 38 का बी नंबर हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत गणराज्य ने किस वर्ष में
बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम पारित किया था। देखिए जब अधिनियम बोलेगा पारित करने के लिए तो याद रखिएगा आप कब, तो 1909 ईस्वी में। अब बोलेगा लागू कब किया गया था, तो 2010 में, 1 अप्रैल 2010 को। तो ये हम याद रखिएगा। अधिनियम बोलेगा पारित कब किया गया था, तो 2009 में। अब बोलेगा कब पूरा भारत में लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 को, समझे। लेकिन इसका कह रहा है पारित कब हुआ था, तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2009 हो जाएगा, समझे, 2009 हो जाएगा। देखिए इसी को हम लोग RTE बोलते हैं, RTE 2009 बोलते हैं, क्योंकि 2009 में पारित किया गया था, समझे। लेकिन लागू कब किया गया था, 2010 में, समझे। आइए अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्यक्रम वह मार्ग है, कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन बोला है कि पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिसके अनुसार चलकर विद्यार्थी शिक्षा का लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। ये किस अर्थ के अनुसार है, देखिए आपका शाब्दिक अर्थ है, मतलब वर्ड मीनिंग है इसका कि बच्चा, मतलब पाठ्यक्रम का मतलब शाब्दिक अर्थ ही होता है कि मतलब विद्यार्थी मतलब शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। मतलब पाठ्यक्रम वह मार्ग है, मतलब मार्ग है जिससे विद्यार्थी क्या करते हैं, शिक्षा का लक्ष्य को प्राप्त करता है। देखिए आपका 40 क्वेश्चन हो गया, मतलब C8 का आपका, मतलब 2020 में जो सेकेंड ईयर का पूछा था आपका वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में, उसका करवा दिया है। अब C9 का भी करवा देंगे, C10 का भी करवा देंगे, और आपका ऑप्शनल पेपर है और उसका मेथड पेपर उसका भी करवा देंगे, और फर्स्ट ईयर का भी करवा देंगे, समझे। तो ये आपका हो गया। थैंक यू।